हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई, कैसे हो साथियों। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई अब आपका यूपी एग्जाम वाला ने कुछ थ्योरी की क्लासें आप लोगों के लिए अवेलेबल कराना स्टार्ट की हैं, जो डेली एक सब्जेक्ट की एक क्लास आपके लिए शाम को इवनिंग में आती है, वन शॉट टाइप की, जिसमें एक टॉपिक को एक टीचर कवर कराता है। तो आज उसी के तहत में साथियों हम मिलते हैं यहाँ पर हिंदी की क्लास, और आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास। ठीक है भाई, तो जल्दी से एक बार आ जाएंगे और शेयर कर देंगे बेटा सेशन को। उसके बाद करते हैं शुरुआत। चलिए भाई, तो ये साथियों हम कह सकते हैं कि ये है आपका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, क्योंकि यहां पर हम एक क्लास पहले पढ़ चुके हैं, आज हम क्लास नंबर 2 पढ़ेंगे बेटा, उसी सीरीज की, जिसमें हम वन शॉट कह दें या कुछ भी आप इसे समझें, तो हिंदी भाषा का विकास साथियों। तो साथियों, सबसे पहली बात आती है कि जी हिंदी शब्द जो है ये हमारा कहाँ से उद्गमित हुआ है, या कहाँ से शब्द बेटा ये आपका ग्रहण किया गया है। तो हिंदी शब्द साथियों हमारा फारसी भाषा का शब्द आपका माना जाता है, या तो इसे बेटा फारसी भाषा कहते हैं या आप इसे ईरानी भाषा कहते हैं, दोनों ही तरीके से आपका शब्द माना जाता है साथियों। तो ये पेपर में कई बार पूछा हुआ है कि जिस हिंदी भाषा की हम बात करते हैं, उस हिंदी भाषा के लिए जो हिंदी शब्द है वो आपका किस भाषा से लिया गया। तो साथियों, हिंदी शब्द जो है ये हमारा फारसी भाषा, यानी कि एक विदेशी भाषा हम इसे कह सकते हैं, जहां से ये शब्द आपका लिया गया है। अब ये शब्द बेटा आपका आया कैसे है, या इसका अर्थ क्या बनता है। तो एक्चुअल में है क्या साथियों, आप लोगों को पता है या नहीं पता है कि जो फारसी व्यक्ति होते हैं या जो ईरानी व्यक्ति होते हैं, उनका एक बोलने के लहजे में एक फॉल्ट है, एक कमी है साथियों, कि फारसी व्यक्ति जो हैं साथियों, ये बेटा सा को बोलते थे आपका हा, और धा को बोलते हैं साथियों दा। ठीक है, हा धा को दा आपका उच्चारित करते हैं। ये आपका इनके एरर है इनके बोलने में बेटा। एक सेकंड रुक जाना बेटा। तो जो फारसी व्यक्ति या ईरानी व्यक्ति हैं बेटा, तो इनका एक उच्चारण में एक कमी है, और एक कमी या एक गलती बेटा ये है कि ये शा को तो बोलते हैं हा, और धा को बोलते हैं ये दा। ठीक है, तो जब ये साथियों इन लोगों को ये पता चला कि भाई ऐसे ऐसे हमारे पूर्व में एक नदी है जिसका नाम है सिंधु नदी साथियों। क्या है? सिंधु नदी बेटा एक नदी है। तो अभी यहां पर देखिएगा मैंने क्या बताया कि सा को तो बोलते थे हा, और धा को बोलते थे दा। तो इस तरीके से साथियों सिंधु नदी को उच्चारित करने लगे हिंदू नदी साथियों। ठीक है, तो ये किसके द्वारा की गई? फारसी व्यक्तियों के द्वारा इस तरीके से हिंदू शब्द आया, और यही हिंदू शब्द बेटा आगे चल करके आपका शब्द बना हिंदीक। क्या बना? हिंदीक बना।
परिवर्तित आपका होता गया और हिंदी से आगे चल करके साथियों यही शब्द आपका कहलाया हिंदी। हिंदी बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी शब्द का उच्चारण आपका माना जाता है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं साथियों कि अभी तक जो हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति पढ़ी है, यहां अभी भी हिंदी शब्द का जो अर्थ है वो कहीं पर भी भाषा अभी तक भी नहीं है। अभी तक जब फारसी लोगों ने बेटा या पर्शियन पर्शियन व्यक्तियों ने जब आपका सिंधु को हिंदू कहना स्टार्ट किया, हिंदू को बाद में हिंदी कहा गया, हिंदी को बेटा बाद में हिंदी में परिवर्तित हो गया। ये आपके जो पर्शियन व्यक्ति हैं ये व्यक्तियों के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि सिंधु नदी के आसपास बसे होने वाले लोगों को आपका हिंदी कहा गया है। अभी तक यह भाषा के लिए बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लिया गया है बेटा, ठीक है जी भैया, चलिएगा। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 1424 में यजदी ने अपनी पुस्तक जफरनामा में किया है। तो हिंदी भाषा का एक भाषा के तौर पर सर्वप्रथम उल्लेख किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? तो 1424 में यजदी नामक एक व्यक्ति था साथियों, जिसने हिंदी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख आपका अरबी भाषा में किया है बेटा, ठीक है। इसके बाद आपके व्यक्ति आएंगे आपके कौन? अमीर खुसरो साहब। प्रचार एवं प्रसार किया है जी, अमीर खुसरो साहब बेटा। तो जब हम हिंदी का विकास पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा, तो हिंदी का विकास आपका हुआ क्या है? तो सबसे पहले बेटा भाषा है हमारी संस्कृत। संस्कृत साथियों, ठीक है। संस्कृत को बेटा एक तो कहा जाता था तो देववाणी, यानी कि देवताओं की बोली बेटा, कि देवता जिस बोली को बोलते हैं, देवताओं की जो वाणी है उसको नाम दिया गया है आपका देववाणी बेटा। देव भाषा, इसके साथ साथ साथियों आदि जननी। आदि जननी क्यों कहा जाता है साथियों? कि सभी भाषाओं की मां। तो भारत में जितनी भी ऑलमोस्ट भाषाएं आपकी बोली जाती हैं, ये अधिकांश जितनी भी भाषाएं बेटा भारत में बोली जाती हैं, उन सब की उत्पत्ति आपकी संस्कृत से मानी जाती है बेटा। तो इसीलिए संस्कृत को आपका आदि जननी कहा जाता है, ठीक है।
कई भाषाओं की माँ साथियों, ठीक है। और साथियों मैं आपको यहां पर बताऊं आप लोगों को कि जो संस्कृत भाषा है इसके आपके दो रूप थे, उसे अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं यहां पर, जब काल क्रमानुसार विकास पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे। फिर आपकी विकसित हुई जी पाली भाषा, पाली भाषा या इसी को कहते हैं साथियों प्रथम प्राकृत भाषा, ठीक है जी। और ये वो भाषा थी साथियों जिसमें आपके बौद्ध ग्रंथ आपके रचे गए हैं भैया। तो इस पाली भाषा में साथियों आपके कौन से ग्रंथ रचे गए हैं या किस धर्म की प्रमुख भाषा के तौर पर प्रयोग हुई, तो वो है जबकि पाली भाषा, ठीक है। यानी कि जब संस्कृत भाषा से कुछ विकार या परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन वो आपका परिवर्तन होकर के एक नई भाषा विकसित हुई साथियों जिसको कहा गया पाली भाषा। पाली भाषा के बाद आपकी आएगी प्राकृत भाषा, और इसमें आपके रचे गए जी जैन ग्रंथ, यानी कि महावीर स्वामी का जो धर्म था या महावीर स्वामी ने जिस संप्रदाय की स्थापना की थी उसे जाना जाता है साथियों जैन संप्रदाय या जैन धर्म। तो उस जैन धर्म या जैन संप्रदाय के जो ग्रंथ रचे गए हैं वो आपके रचे गए हैं साथियों इस प्राकृत भाषा में बेटा, ठीक है। प्राकृत के बाद आपकी आएगी जी हिंदी भाषा, सॉरी अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा साथियों। और अपभ्रंश के बाद बेटा आपकी आएगी हिंदी भाषा। तो ये है साथियों आपका क्रम। हिंदी की जननी बेटा। तो साथियों अपभ्रंश को आपका हिंदी की जननी कहा जाता है बेटा, हिंदी की जननी आपका अपभ्रंश भाषा को कहा जाता है। तो ये साथियों हिंदी का क्रमिक विकास है। तो हिंदी का विकास या हिंदी का डेवलपमेंट जो हम पढ़ते हैं साथियों वो स्टार्ट करते हैं संस्कृत से, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी भाषा बेटा। क्लियर भाई? चलिए हिंदी का काल क्रमिक विकास। हिंदी का काल क्रमिक विकास साथियों, काल क्रमिक का मतलब होता है बेटा आपका कालक्रम के अनुसार। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा,
एक हमारा बनेगा साथियों आधुनिक भारतीय आर्य भाषा बेटा, ठीक है। एक हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, एक हमारी साथियों मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और एक हमारा भैया आधुनिक भारतीय आर्य भाषा बेटा, ठीक है। चलिए भाई, तो इनमें साथियों हम बात करें कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आपकी कौन सी मानी है, तो ये वो सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बेटा जिसमें आपका सबसे ज्यादा विकास आपका इसमें हुआ है बेटा, किसमें? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में भैया जी, सबसे ज्यादा, यानी कि इसी भाषा को आप आदि जननी के नाम से आप जानते हैं बेटा, आदि जननी के नाम से इसे। चलिए बेटा, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं साथियों आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो इसका जो काल है साथियों ये माना जाता है आपका 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है जी। और इसमें जो बेटा प्रमुख भाषा आती है साथियों वो है हमारी संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा इसमें आपकी बेसिकली आपकी मानी जाती है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा साथियों आप लोगों से बहुत पूछी जाएगी कि किस भाषा को कहा जाता है, तो भैया आपके संस्कृत भाषा को प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के नाम से जाना जाता है बेटा। और यहां पर साथियों आपके संस्कृत भाषा को दो प्रमुख भागों में आपका बांटा जा रहा है, या इसकी दो भाषाएं आपकी प्रमुख थी, जिनमें से एक साथियों आपकी कहलाई वैदिक संस्कृत और एक बेटा आपकी कही गई लौकिक संस्कृत, ठीक है जी। तो इनके काल क्रमानुसार की अगर हम बात करें साथियों, तो जो वैदिक संस्कृत है साथियों ये वो वाला काल था जिसमें वेदों की रचना हुई थी, और इसका माना जाता है साथियों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और जो लौकिक संस्कृत है बेटा इसका काल माना जाता है साथियों 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। जी बेटा, तो ये आपकी इन दोनों संस्कृत भाषा का आपका अंतर था, या इनमें वो था कि भैया किस भाषा का कब आपका काम किया गया बेटा। तो 1500 से 1000 तक आपकी वैदिक संस्कृत और 1000 से 500 ईस्वी तक बेटा आपकी लौकिक संस्कृत आपकी कहलाई बेटा। जी भैया, अब इनमें बेटा आपको और कुछ डिफाइन करना हो तो भैया मैं बता दूं, वैदिक संस्कृत बेटा आपकी वो कहलाई इसमें आपके वेद उपवेद ब्राह्मण उपनिषद आदि रचे गए। और जो ये है साथियों आपका लौकिक संस्कृत, इसमें रामायण महाभारत अष्टाध्यायी आदि लौकिक ग्रंथ रचे गए बेटा। तो जो आपकी लौकिक संस्कृत है बेटा ये वो वाली संस्कृत है जब संस्कृत भाषा का प्रयोग आम व्यक्तियों ने करना स्टार्ट कर दिया है, आम व्यक्तियों के द्वारा इस का रिकॉर्ड आपका कर दिया हो गया, तो वो आपका बेटा ये कहलाया है ये बेटा, ठीक है। और वैदिक संस्कृत वेद यानी कि जिसमें बेटा आपके वेद रचे गए वो आपके वैदिक संस्कृत कहलाएगी बेटा।
ठीक है। चलिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा बेटा हम किसे जानते हैं? जिसका काल है साथियों 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक का काल बेटा आपका ये जाना जाता है आपका इसमें भैया। सॉरी, 500 से 500 थोड़ी होगा, 1000। 500 से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक के काल को आपका भैया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा आपकी कही जाती है बेटा। ठीक है। चलिए, तो इसमें बेटा आपके 3 प्रमुख भाषा ग्रंथ, आपके 3 प्रमुख काल हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा बेटा। पाली भाषा बेटा, और लाडलो पाली भाषा का जो काल है, पाली भाषा का जो समय है वो है भैया 500 बीसी टू 1 बीसी, पहली शताब्दी तक बेटा। 500 बीसी से पहली शताब्दी तक बेटा आपका ये काल माना जाता है। इनका काल आपका माना जाता है साथियों पहली एडी से 500 एडी। एडी मतलब ईस्वी, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं साथियों, एडी को ही कहा जाता है ईस्वी बेटा। इसे द्वितीय प्राकृत भाषा कहते हैं। इसमें जैन ग्रंथ रचे गए हैं। ठीक है जी। फिर आ गई साथियों आपकी अपभ्रंश साथियों। अपभ्रंश
और इसका काल अपभ्रंश का माना जाता है साथियों 500 ईस्वी से 1000 या 1100 ईस्वी। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि 1000 और 1100 में अंतर क्या है बेटा। ठीक है जी। और बेटा अपभ्रंश ही वो भाषा है बेटा जिसको दो अलग अलग भाषा में इस काल को माना जाता है बेटा। तो इस काल में भाषा के दो रूप आपके अलग अलग साहित्यकार मानते हैं। एक बेटा मानते हैं आपके अपभ्रंश को और एक मानते हैं साथियों अवहट्ट। तो कुछ साहित्यकार कहते हैं कि जी अवहट्ट भी एक भाषा का रूप था जो अपभ्रंश के बाद विकसित आपका हुआ था। कुछ कहते हैं नहीं जी अवहट्ट ही आपका इसके बीच में आपका माना जाता है। तो जो अपभ्रंश है बेटा इसका काल वही आपका 500 से 1000 वाला है ना। लेकिन जो व्यक्ति कहते हैं कि जी नहीं अवहट्ट भी एक भाषा थी तो वो इसका काल मानते हैं 900 से 1100 ईस्वी। तो फिर आपका अगर आप अवहट्ट को मानोगे तो अपभ्रंश 500 से 900 हो जाएगा और भैया आप अवहट्ट डायरेक्ट पढ़ रहे हो तो ये तो 1100 है ही है, इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं बेटा। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी अवहट्ट की। लेकिन अभी भी भैया हिंदी आपकी हिंदी मतलब वो है तो वो ये बेटा। चलो भैया, तो अब हम बात करते हैं साथियों आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो इसका काल है जी 1000 ईस्वी से अब तक। ठीक है जी। और इसी में साथियों आपकी आती है हिंदी। हिंदी बेटा, और इसी में साथियों हिंदी भाषा को बांटा गया है आपके 3 अलग अलग भागों में। एक आपकी प्राचीन हिंदी जिसका काल साथियों 1000 से 1400 ईस्वी। प्राचीन हिंदी की भैया। ठीक है, एक आपकी मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 ईस्वी। और एक भैया हमारी बनेगी साथियों आधुनिक हिंदी 1850 से अब तक। 1850 से अब तक साथियों देख लीजिएगा भैया। जी 1850 से अब तक। और बेटा इसी काल को भारतीय इतिहास में जाना जाता है गद्य काल के नाम से। यही है गद्य काल।
ठीक है। प्राचीन हिंदी 1000 से 1400 ईस्वी बेटा ये है जब भारत में धीरे 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 राजवंश यानी कि कुछ आपके क्या हिंदू राजाओं ने भारत पर कब्जा करना स्टार्ट किया था। उन राजाओं ने अपने दरबारों में बहुत सारे कवियों को, बहुत सारे लेखकों को आश्रय प्रदान किया। तो उन कवियों ने, उन लेखकों ने राजाओं की बातों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए हिंदी भाषा का खूब प्रयोग आपका किया, वर्णन किया। उसके बाद मध्यकालीन हिंदी बेटा 1400 से 1850, ये वो वाला काल मान लीजिएगा आपकी जब भारत में मुस्लिम शासन आपका पूरी तरीके से आ चुका है। और इस काल में बेटा हिंदी हमारी विदेशी भाषाओं के संपर्क में सबसे ज़्यादा आना स्टार्ट हुआ। भाई मुस्लिम शासन में बेटा बाहर के व्यक्ति भारत में आए, भाई कुछ अरबी मूल के आए, कुछ अफगानी मूल के आए, कुछ तुर्की आए, कुछ आपके फारसी व्यक्ति आए। तो इस बीच में हिंदी भाषा में बहुत उथल पुथल का दौर रहा है और बहुत सारे विदेशी भाषाओं के शब्दों को इन्होंने ग्रहण करना स्टार्ट किया। आधुनिक हिंदी यानी कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे स्थापित हुआ, तो उस अंग्रेजों की स्थापना के बीच में भी जो भारत के बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे लेखक हैं, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख भूमिका निभाई है साथियों। तो वो वाला काल आपका ये कहलाता है बेटा। ठीक है, ठीक है भाई। चलो भैया, तो आधुनिक हिंदी काल का भी विभाजन हम पढ़ लेते हैं बेटा साथ के साथ ही। ठीक है जी। तो आखिर हिंदी के काल के भी बेटा बहुत सारे विभाजन आपके आए हैं भैया। ठीक है, तो सबसे पहला इनमें भारतेंदु युग या नव जागरण काल, और ये रहा है साथियों 1850 से 1900 ईस्वी तक। उन्नीस सौ 50 ईस्वी तक बेटा ये काल आपका रहा है साथियों। ठीक है, फिर आएगा जी आपका द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है बेटा, ये कई बार पूछा हुआ है, वरना बच्चे हजारी प्रसाद द्विवेदी कर देते हैं। नहीं बेटा, इनका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है और इनका काल है जी आपका 1900 से 1918।
ईस्वी भैया। ठीक है, फिर आपका आएगा साथियों शुक्ल युग। उन्नीस सौ 18 से 1936 ईस्वी तक का काल बेटा आपका ये बना है। फिर साथियों आपका आएगा शुक्लोत्तर युग। उन्नीस सौ 36 से 1947 ईस्वी तक बेटा। ठीक है, 1936 से 1947 तक का काल आपका ये कहलाएगा बेटा। और इस काल में एक काम करना बेटा, इसे फिर 1950 ही कर लो ना, 1947 ही रहने दो यार। नई कविता या नए लेखन, ये आपका इस दौर में माना गया बेटा। तो ये साथियों हिंदी के आधुनिक काल का विभाजन है, या जिसे आप जानते हैं गद्य काल, तो ये उसका विभाजन आपको दिखाई पड़ता है भैया, देख लीजिएगा। चलिए भैया, तो अब हम पढ़ेंगे बेटा
भारत के प्रमुख भाषा परिवार साथियों, भारत के प्रमुख भाषा परिवार के बारे में अब हम बात यहां पर करने वाले हैं साथियों कि कौन कौन से भाषा परिवार आपके भारत में हुए हैं भैया। चलो भैया, तो साथियों जब हम भाषा परिवार के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं तो भाषा परिवार में हमारे निकल करके आता है क्या, चार प्रमुख भाषा परिवार हमारे निकल करके आते हैं। जिनमें से एक है साथियों हमारी सबसे पहले भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है जी, चलिए एक बेटा हमारा आएगा द्रविड़ भाषा परिवार। एक हमारा बनेगा जी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। एक हमारा बनेगा जी चीनी भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो जब साथियों हम इसमें भारोपीय भाषा परिवार की बात करते हैं तो जो ये शब्द आपको दिखाई दे रहा है भारोपीय, ये एक्चुअल में दो शब्दों का मिश्रण है। और वो शब्द बेटा आपके कौन कौन से हैं गौर से देखिएगा। ये शब्द है जी भारत और यूरोपीय। ठीक है जी, अब यहां गौर से देखना, मैं एक अंडरलाइन करूंगा तो आपकी सब समझ में आ जाएगा। साथियों ये भार ले लिया यहां का और ओपीय ले लिया बेटा यहां का, तो भार धन यूरोपीय का ओपीय जोड़ दिया और शब्द बन गया भारोपीय। ठीक है, तो भारोपीय भाषा परिवार में भैया हमारी कुछ भाषाएं भारत की, कुछ भाषाएं हमारी यूरोप की, ऐसी भाषा परिवार हमारा ये कहलाता है साथियों कि जिस भाषा परिवार की या जिन भाषाओं का विकास एक ही भाषा परिवार से हुआ हो तो उन्हें हम कहते हैं भारतीय भाषा परिवार। ठीक है भैया, तो ये है हमारा भारोपीय भाषा परिवार बेटा।
देश की सबसे ज्यादा कौन सी भाषा परिवार के लोग हैं? तो भैया आप कह सकते हो भारोपीय भाषा परिवार की आती है। इसमें विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में उत्तर भारत एवं उत्तर भारत एवं पश्चिम भारत के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोले जाने वाली हिंदी, गुजराती, मराठी, भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है जी, हिंदी, गुजराती, मराठी। तो चलिए भाई साथियों, तो ये है हमारी भारोपीय भाषा परिवार। तो जो भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या कह दो, सबसे ज्यादा क्षेत्र कह दो, जिसमें आपकी बेटा ये भाषाएं बोली जाती हैं, चाहे वो हिंदी है, गुजराती है, मराठी है। हिंदी से जुड़ी बहुत सारी भाषाएं बेटा, कभी आप हिंदी को हिंदी समझे, भी पहाड़ी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है। ठीक है ना, तो ये सारी आपकी इसी भाषा परिवार में आती हैं। कभी आप ये समझो कि हिंदी केवल आपकी यही है बेटा। ठीक है, चलिएगा तो आगे देखते हैं बेटा हम। अरे यार, द्रविड़ भाषा परिवार। तो साथियों, द्रविड़ भाषा परिवार जो कि भारतीय भाषा का मूल परिवार बेटा आपका माना जाता है, या भारत का मूल भाषा परिवार से संबंधित आपकी मानी जाती है बेटा। ठीक है, इस भाषा परिवार से देश की कुल 23% जनसंख्या संबंधित है। सॉरी, 23 नहीं, 25। इसमें विशेषकर दक्षिण भारत में दक्षिण भारत की तमिल, तेलुगु, मलयालम, द्रविड़, भाषाएं शामिल होती हैं।
कन्नड़ बेटा। तो दक्षिण भारत के जो बेटा प्रमुख भाषा राज्य हैं जिनमें आपका तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, यानी कि तमिल बेटा आपके तमिलनाडु में बोलिए, तमिलनाडु और पांडुचेरी में, तेलुगु आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, मलयालम आपकी केरल और लक्षद्वीप में, कन्नड़ आपकी बेटा कर्नाटक के और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में जो आपका है वहां पर ये बेटा आपकी बोली जाती है। तो ये आपकी इसी में आपकी प्रमुख भाषाएं आपकी आती हैं साथियों, ठीक है। चलिए बेटा, तो अगर किन्हीं बच्चों को नहीं पता तो मैं उनको लिखवा सकता हूं बेटा कि तमिल आपकी तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी, तेलुगु, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, मलयालम, केरल एवं लक्षद्वीप, या केरल ही रहने दो बस, और भैया आपकी कन्नड़, कर्नाटक। कन्नड़ आपकी कर्नाटक बेटा। अब हम बात करते हैं साथियों ऑस्ट्रिक की, तो आप इसमें गौर से देखिएगा बेटा, जो ऑस्ट्रिक है ये एक्चुअल में दो शब्दों से मिलकर के बना है। जो हमारा ऑस्ट्रिक शब्द जैसे बेटा भारोपीय भाषा परिवार दो शब्दों से मिला है, इसी प्रकार बेटा ऑस्ट्रिक भी हमारा दो भाषा परिवारों से मिलकर के बना है बेटा। एक शब्द बेटा ऑस्ट्रेलाइड, क्या है ऑस्ट्रेलाइड, और एक है जी एशियाटिक। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलाइड और एशियाटिक। अब ये शब्द आप गौर से देखिएगा कि ये शब्द जो बना है तो ऑस्ट्रिक बेटा, ठीक है ना, ऑस्ट्रिक। तो ये शब्द ऑस्ट्र धन इक से बेटा आपका बना है, ठीक है। इन दोनों शब्दों को मिला करके ये शब्द हमारा बना है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार बेटा, ठीक है। तो अब इस भाषा परिवार से हम क्या देखते हैं, इस भाषा परिवार से देश की कुल 1.3% जनसंख्या संबंधित है। मध्य भारत एवं पूर्वी तटीय राज्य में निवास करने वाली जनसंख्या शामिल की जाती है। ठीक है जी, तो मध्य भारत और जो पूर्वी तटीय राज्य हैं जिनमें हम बेटा विशेषकर बात करें आपका कौन कौन सा, आपका तमिल, ये आंध्र प्रदेश और ये है भैया, ठीक है जी।
तो कौन सी बोलियां बेटा इसमें, या कौन सी जनजाति हैं? हो, संथाल, गोंड, मुंडा, भील आदि जनजाति, जो आपके साथियों छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, वो आपकी बेटा इस भाषा परिवार से संबंधित है बेटा। चीनी तिब्बती भाषा परिवार, इस भाषा परिवार से देश की कुल 0.7% जनसंख्या संबंधित है बेटा। देश की कुल 0.7% जनसंख्या आपकी इसमें संबंधित है साथियों। इसमें विशेषकर पूर्वी पूर्वोत्तर भारत में पाए जाने वाली गारो, खासी, लुशाई, बोडो, मिश्मी आदि जनजातियां सम्मिलित हैं। आदि जनजातियां सम्मिलित हैं साथियों। तो संपूर्ण भारत के बेटा भाषा परिवारों को या संपूर्ण भारत की भाषाओं को इन भाषा परिवारों में आपका बांटा गया बेटा। तो जिनमें सबसे ज्यादा बेटा आपका भारत का कौन सा भाषा परिवार सबसे बड़ा है, तो वो है जी आपका भारोपीय भाषा परिवार, यानी कि जो इसमें देश की बेटा कुल 73% जनसंख्या आपकी इस भाषा को उच्चारित करती है बेटा। फिर आपके द्रविड़ भाषा परिवार आपकी 25% जनसंख्या, फिर आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार आपकी 1.3%, फिर आपका चीनी तिब्बती भाषा परिवार 0.7% के आसपास का ये क्षेत्र बोला जाता है बेटा। जी भैया, तो चलिए भाई साथियों आगे देखते हैं। फिर हम आगे देखते हैं जी आपका क्या बनेगा आपका वो। अब आप हेडिंग डालेंगे बेटा प्रमुख अपभ्रंश प्रमुख अपभ्रंश
ठीक है जी। तो सबसे पहला है साथियों सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश बेटा। तो साथियों प्रमुख अपभ्रंश की हम बात करते हैं, तो इस प्रमुख अपभ्रंश में एक नाम आपका आता है जी सौर सैनी अपभ्रंश का। ठीक है, सौर सैनी अपभ्रंश बेटा आपका वो वाला अपभ्रंश है जिसका केंद्र साथियों आपका रहा है मथुरा। बेटा मैं आपको बता दूं, कई बार पूछा हुआ कि सौर सैनी अपभ्रंश का केंद्र कौन सा रहा है, तो भैया इसका केंद्र रहा है आपका मथुरा साथियों। ठीक है, और इससे विकसित होने वाली बेटा भाषाओं की जब बात की जाती है कि सौर सैनी अपभ्रंश से बेटा आपकी कौन कौन सी भाषाएं विकसित हुई होंगी या हुई हैं बेटा, अभी मैं आपको बताता हूं कि सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली प्रमुख भाषाओं में आपकी कौन कौन सी मानी जाती है बेटा। ठीक है, तो इसमें साथियों एक आपकी मानी जाती है जी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। एक इसमें आपकी मानी जाती है राजस्थानी हिंदी, और एक इसी में साथियों मानी जाती है आपकी गुजराती। तो ये तीन प्रमुख भाषाएं आपकी सौर सैनी हिंदी से विकसित हुई हैं साथियों। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और साथ के साथ आपकी गुजराती हिंदी बेटा आपकी इससे विकसित आपकी हुई है बेटा। ठीक है, चलिए एक हम बात करते हैं साथियों आपकी मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश, इसमें केंद्र रहा होगा साथियों पटना, मगध वाला क्षेत्र बेटा। तो इसमें बेटा आपकी कौन कौन सी भाषाएं आपकी विकसित हुई है बेटा? तो इसमें भैया आपकी बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, असमिया, उड़िया, बंगाली, ये चारों प्रमुख भाषाएं आपकी मागधी अपभ्रंश से विकसित बेटा मानी जाती हैं। कौन कौन सी? बिहारी हिंदी, असमिया, उड़िया और बंगाली बेटा। ठीक है, फिर एक हमारा बनता है साथियों अर्ध मागधी अपभ्रंश। इससे आपकी कौन सी हिंदी विकसित हुई है जी? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी बेटा। अभी मैं इनकी बोलियां नहीं बता रहा हूं बेटा, अभी आपको है ना, पूर्वी हिंदी बेटा। फिर है एक महाराष्ट्री अपभ्रंश। इसमें से आपकी कौन सी होगी? मराठी, विराचड़ अपभ्रंश, इससे आपके सिंधी, फिर एक पैशाची, इससे आपके जी पंजाबी, और इसी भाषा को लहंदा भी कहते हैं साथियों। और एक आएगा जी आपका, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, एक हो गया साथियों हमारा खस अपभ्रंश, और इससे आपकी भैया पहाड़ी हिंदी।
पहाड़ी हिंदी साथियों। तो साथियों ये कुल 7 अपभ्रंश हुए, जिनमें से एक साथियों देखिएगा शोरशैनी अपभ्रंश, एक आपका मागधी अपभ्रंश, एक आपका अर्धमागधी अपभ्रंश, एक आपका महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, एक आपका ब्राचड़ अपभ्रंश, एक पैशाची अपभ्रंश, एक आपका खश अपभ्रंश। ठीक है जी, देख लीजिएगा साथियों, ये आपके सामने ये आ गई हैं बेटा। चलिए, तो अब आप हेडिंग डालेंगे साथियों, हिंदी की उपभाषा या विभाषा एवं उनकी बोलियां। एवं उनकी बोलियां। ठीक है जी, तो हिंदी की कौन कौन सी विभाषाएं हैं, उपभाषाएं हैं, कौन कौन सी उनकी बोलियां हैं साथियों। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे बेटा। चलिए, तो सबसे पहले डालते हैं साथियों हम पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और भैया आपकी पहाड़ी हिंदी। और जी आपकी पहाड़ी हिंदी साथियों। तो बेटा हिंदी को इन 5 उपभाषा या 5 विभाषा वर्ग में आपका बांटा गया बेटा। कितने में? 5 अपभाषा या 5 विभाषा में आपका बांटा गया। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और जी पहाड़ी हिंदी बेटा। ठीक है, तो अब इनमें बेटा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी कौन कौन सी प्रमुख बोलियां आपकी आती हैं बेटा। तो जब हम इस बारे में बात करेंगे, अब हम राजस्थानी हिंदी में कितनी आती हैं, बिहारी हिंदी में कितनी आती हैं, पूर्वी हिंदी में कितनी आती हैं, या हमारी पहाड़ी हिंदी में कितनी बोलियां आपकी आती हैं। तो भाइयों पश्चिमी हिंदी में आपकी तो खड़ी बोली, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और जी आपकी बांगरू। बांगरू या हरियाणवी। ठीक है जी, बांगरू या हरियाणवी। तो ये 5 बोलियां हैं साथियों। ये क्या है? बोलियां बेटा। तो कौन कौन सी बोली? खड़ी बोली, ब्रज बोली, कन्नौजी बोली, बुंदेली बोली और बांगरू या हरियाणवी। ये 5 बोलियां जो आती हैं साथियों, ये आती हैं आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बेटा। किसके अंतर्गत? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं साथियों आपकी राजस्थानी हिंदी की बेटा। तो राजस्थानी से बेटा आपकी 4 प्रमुख बोलियां आपकी होती हैं, जिनमें आपका मेवाती, मेवाती,
मालवी, मारवाड़ी और एक बनेगी साथियों जयपुरी, जयपुरी या ढूंढानी, जयपुरी या ढूंढानी बेटा। तो जिनमें से साथियों मेवाती जो है ये उत्तरी राजस्थानी, मालवी दक्षिणी राजस्थानी, मारवाड़ी पश्चिमी और जी जयपुरी या ढूंढानी आपका भैया पूर्वी। नोट करके एक बात लिख लेना, हाड़ौती, कोटा या बूंदी तो एक प्रमुख उपबोली के तौर पर बेटा जाना जाता है हाड़ौती को, जो साथियों आपका कोटा, बूंदी, झालावाड़ इन क्षेत्रों में आपकी बोली जाती है बेटा। ठीक है, अब ये मैंने आपको यहाँ क्यों लिखवाया बेटा, बात अगर मन में आए तो कभी कभी क्या होता है कि कोई क्वेश्चनर वाला जो एग्जामिनर जो होता है ना वो बेटा वो आपका ये पूछ लेता है या देख लेता है कभी कभी कि वो हाड़ौती को भी काउंट कर लेता है, और जब वो हाड़ौती को काउंट कर लेगा तो बेटा राजस्थान की बोलियां हो जाएंगी आपकी 5 और कुल बोलियां हो जाएंगी हिंदी से आपकी 18 बेटा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं साथियों बिहारी हिंदी की, कि बिहारी हिंदी में आपकी कौन कौन सी बोलियां आपकी बोली जाती हैं भैया। तो इससे है जी मैथिली, मैथिली, मगही और जी आपका भोजपुरी। तो मैथिली, मगही, भोजपुरी हिंदी ये हैं साथियों बिहारी हिंदी से बोले जाने वाली 3 प्रमुख बोलियां बेटा। कौन कौन सी? मैथिली, मगही और जी भोजपुरी बेटा। पूर्वी हिंदी से बेटा आपकी अवधी, बघेली और जी छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी बेटा। और भैया पहाड़ी हिंदी से गढ़वाली और कुमाऊनी, क्योंकि उत्तराखंड में साथियों यही 2 प्रमुख मंडल हैं गढ़वाल और कुमाऊं, और उन्हीं के अंतर्गत बोले जाने वाली प्रमुख भाषा आपकी बन जाती है बेटा। जो इनमें से साथियों अब बघेली भाषा है, ये आपका यूपी और एमपी दोनों में बोली जाती है। जो भोजपुरी है ये यूपी और बिहार दोनों में बोली जाती है बेटा। जो आपका बुंदेली है, जो आपका बुंदेली है ये भी आपका यूपी और एमपी दोनों में बोली जाती है बेटा। ठीक है,
देख लीजिएगा बेटा। ठीक है भाई। तो अब बेटा कुछ प्रमुख बोलियों के क्षेत्र में आपको बता देता हूं, जिससे बेटा आपको फिर सारा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। प्रमुख बोलियां एवं उनके क्षेत्र बेटा कुछ ही बताऊंगा, ठीक है। कंफ्यूज मत होना बेटा, कभी सारे के मुझसे डिपेंड करने लग जाओ। मैं ये अपनी पास से बता रहा हूं अब आपको, है ना, जिनसे अक्सर क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछ लेता है बेटा, जिनसे क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है। तो सबसे पहली है जी आपकी कन्नौजी बोली। कन्नौजी बोली बेटा, इटावा, कानपुर, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत आदि बेटा। तो इसके आसपास के इलाकों में बेटा ये आपकी बोली जाती है जी, कन्नौजी बोली बेटा। ठीक है। बुंदेली बेटा यूपी और एमपी दोनों में बोली जाती है। तो कौन कौन से इलाके हैं बेटा जिसमें दोनों में बोलती है? झांसी, जालौन, औरैया, ललितपुर। इसके बाद साथियों आपका आ जाता जी हमीरपुर। और भैया मध्य प्रदेश के इसमें आ जाते हैं ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, शिवनी आदि। तो ये ऐसी है बेटा जो दोनों में बोली जा रही है ना। कुछ कुछ ही लिखवा रहा हूं बेटा, परेशान मत होना, जो जिनसे बेटा अक्सर पेपर में पूछा जाता है। बघेली, तो बेटा ये भी यूपी और एमपी दोनों में बोलती है। यूपी के जो जिले हैं बेटा इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, चित्रकूट, ये वाले एरिया हो गए। फिर आपके मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, उमरिया, शहडोल आदि। ठीक है बेटा, तो ये आपकी बन जाती है भैया।
एक बेटा आप करना चाहो तो अवधि और कर लेना भैया, ये भी थोड़ी कंफ्यूजन वाली रहती है आप लोग। अवधि तो भैया जो लखनऊ के आसपास वाले जो इलाके हैं वो बेसिकली इसी से कनेक्ट है बेटा। लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अयोध्या, गोंडा आदि। ठीक है बेटा, तो ये आपकी कुछ प्रमुख बोलियां हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र है बेटा, तो अक्सर इनको वो पूछ लेता है बेटा। ठीक है जी, तो चलिए साथियों, ये है आपका हिंदी भाषा का विकास साथियों। तो चलिए साथियों, इस क्लास का एंजॉय कीजिएगा, आनंद लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा बढ़िया बढ़िया। तो मिलते हैं फिर साथियों आपकी किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।